हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11, यानी कि आपका लास्ट चैप्टर हिस्ट्री की बुक का बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। यानी कि जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं, मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें और किताबें। तो ये हमें काफ़ी कुछ बताती हैं और ये हमारे कल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आगे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए GS 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाला जो कंसेप्ट आता है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बच्चा है मारुतसामी और एंड द आयरन पिलर। ये जो मारुतसामी है ये बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एक तो क्या है, ये एक डिफरेंटली एबल पर्सन है, यानी कि ये मतलब ये चल नहीं सकता है, तो फिर ये अपने आयरन पिलर्स की मदद से, यानी कि ये जो उसके हाथ में ये है इनकी मदद से चलता है। लेकिन यहाँ पे जो आयरन पिलर की बात हो रही है वो एक बहुत बड़े एक मॉन्यूमेंट की बात हो रही है जो हम पढ़ने वाले हैं। वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है, उसका ब्रदर उसे खिसका के लेके जाता है, लाइक जैसे व्हील चेयर चलाते हैं। तो बहुत ही बड़ा सा रास्ता था, मिट्टी का धुएंधार मतलब डस्टी सा रास्ता था, स्टोनी पाथ था, यानी कि पत्थर पड़े हुए थे रास्ते में। कुतुब मीनार से आगे वो जा रहे थे, लाइक वो घूमने आए हैं, ठीक है। कुतुब मीनार से कहाँ जा रहे हैं, वो एक चीज़ देखने जा रहे हैं, आयरन टेम्पल, ठीक है। तो कुतुब मीनार से जब वो आयरन टेम्पल जा रहे हैं तो बीच वाला जो रास्ता है वो डस्टी है, स्टोनी पाथ है, यानी कि पत्थरों का रास्ता है कुतुब मीनार की तरफ से, और मेटल की रैंप है, यानी कि जो रास्ता है वो मेटल का बना हुआ है, ठीक है। बहुत टफ था जाना, लेकिन अब वो फाइनली पहुंच चुके हैं, तो इसलिए वो बहुत खुश है। क्या करने के लिए? वो खुश है अपना आयरन पिलर को देखने के लिए, ठीक। अब क्या देखना है हमें, मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी क्या होता है? मेटल की जब कोई चीज़ होती है, आप मेटल देखते हो ना, मेटल वो चीज़ होती है जिसे दबाने जब आप उस पर मारते हो तो आवाज़ आती है, ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल या नॉन मेटल, ठीक है। आप 7th में भी पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल, सारी चीज़ें आपने साइंस वगैरह में आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। तो मेटल जो चीज़ होती है, लाइक कॉपर है आपका, आयरन हो गया, लोहा हो गया, मतलब एक तरह से आप लोहा समझो, तांबा समझो, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, ये मेटल होती हैं। और जब उन मेटल की चीज़ों से कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं उसे मेटलर्जिकल हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि कोई चीज़, जैसे मान लो एंशियंट इंडिया में क्या होता था, जो मेटलर्जिस्ट होते थे, यानी कि जो मेटल से चीज़ें बनाते थे, उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था किसमें, मेटलर्जिकल हिस्ट्री में। मेटलर्जिकल हिस्ट्री यानी कि वो इतिहास जो हमें मेटल से बनी हुई चीज़ों से पता चलता है, ठीक है। अगर हम देखें हड़प्पा को, आपने हड़प्पा पढ़ा था ना स्टार्टिंग में आपके क्लास 6 में, ठीक है। तो हड़प्पा में आपने देखा था कि जो क्राफ्ट्समैन थे, यानी कि जो बनाने वाले, ये सब चीज़ें बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो क्राफ्टिंग करते हैं, वो कॉपर की चीज़ों से भी चीज़ें बनाते थे, ठीक है। कॉपर से मेटलर्जी बनाते थे। इसके अलावा वो क्रॉप और टिन को मिक्स करके जो ब्रॉन्ज बनता है, उस ब्रॉन्ज से भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हड़प्पन एज क्या कही जाती है, ब्रॉन्ज एज कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कौन से मेटल का यूज़ होता था, ब्रॉन्ज का, कॉपर और टिन को मिक्स करके, ठीक है। और जो उसके बाद वाली एज है उसे आयरन एज कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। और किस तरह के आयरन? आयरन फ्रोज्ड आयरन भी, ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल फ्रोज करके जो पक के बनती है, ठीक है। वर्थ आयरन भी जिस पे खुद के बनाया जाता है, और कास्ट आयरन भी, कच्चा आयरन भी, हर तरह के आयरन का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। तो बाद की एज को आयरन एज कहते हैं। अब ब्रॉन्ज क्या होता है, अगर आपने सुना हो, आपने मेडल्स देखे ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो वो वाला जो ब्रॉन्ज होता है वो ब्रॉन्ज बनाया जाता था। हड़प्पा के टाइम से ये शुरुआत हुई थी। अगर हम अपने आयरन पिलर की बात करें, जिसके बारे में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आपको ये दिल्ली के मेहरौली में मिलेगा। मेहरौली जगह का नाम है दिल्ली में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रिमार्केबल, लाइक बहुत ही सुपर्ब एक आर्ट एंड क्राफ्ट का, यानी कि बहुत ही सुपर्ब टैलेंट का ये एक तरह से क्या दिखा रहा है, प्रदर्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पूरा आयरन से बना हुआ है, ये 7.2 मीटर हाई है। कितना मीटर हाई है? 7.2 मीटर हाई है। वेट इसका लगभग 3 टन है, यानी कि 300 किलो का इसका वेट है। आज से 1500 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि इस पर इंस्क्रिप्शन खुदी हुई है। आपको पता है इंस्क्रिप्शन आपने चैप्टर 1 में पढ़ाई था, जो खोद के चीज़ें लिखी जाती है। तो इस पर खुदा हुआ है क्या? चंद्र का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। रूलर का नाम लिखा हुआ है चंद्र, यानी कि कहीं ना कहीं वो गुप्ता डायनेस्टी जो आपने चैप्टर 10 में पढ़ी थी, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है ये। यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के चंद्र ने, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो चंद्रगुप्त हैं, मौर्य नहीं, मौर्य डायनेस्टी नहीं, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त जो है, उन्होंने ये बनवाया है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता है। और कमाल की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी, लोहे का होने के बावजूद भी, इस पर जंग नहीं आया है, कोई रस्टिंग नहीं हुई है। तो कितना ज़्यादा, कितना अच्छा था हमारा कल्चर कि ये मतलब इतनी वो लगाई इन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी की, लाइक वो अभी तक इस पर जंग नहीं आया है, ठीक है। अब बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है। अब बिल्डिंग्स कैसे बनती थी? कुछ पत्थरों से बनती थी सीधा, कुछ ईंटों से बनती थी, कुछ कच्ची ईंटों से, कुछ पक्की ईंटों से। तो क्या होता था क्या नहीं होता था, हम ये पढ़ने वाले हैं। अब देखो, आपने नाम सुना था स्तूपा, जब हमने बुद्धिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था तब आपको पता चला था कि जो बुद्धिस्ट लोग थे, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना
मैसेज दिया था, वहाँ पे एक स्तूप बनाया गया सारनाथ में। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह स्तूपा देखे। ये स्तूपा होते क्या है, एक तरह की बिल्डिंग्स होती है। ठीक है, स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन की स्किल्स हैं, इनकी जो टैलेंट है वो कुछ बिल्डिंग्स में दिखता है, जैसे स्तूपा। ये क्या होते हैं, स्तूपों का मतलब क्या होता है, टीला होता है एक तरह से, यानी कि स्तूपा मीन्स माउंट। माउंट मतलब एक तरह से टीला, जैसे एक टीले की तरह बनाया जाता है। इसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, ये छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन एक जनरल फिगर जो है, यानी कि एक जनरली क्या होता है इसके अंदर, देखो ये होता है कि जनरल में एक तरह से मान लो बॉक्स हो गया। ठीक है, छोटा सा बॉक्स हो गया, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं रिमेनिंग्स, जैसे किसी बॉडी की टीथ, किसी के दांत, किसी के बोन, किसी की मतलब अस्थियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक, इसके अलावा और क्या होता था, इसके अलावा कोई और चीज़ें लाइक कोई प्रीशियस स्टोन रख दिया, कोई कॉइन रख दिया, ये सब स्मॉल बॉक्स में बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर फिर अर्थ, यानी कि एक तरह से अर्थ डाल दी, कहने का मतलब है कि एक तरह से मिट्टी डाल दी। ठीक है, इसके ऊपर फिर ईंटों से कवर किया जाएगा, या तो पकी हुई ईंट होंगी या कच्ची ईंट होंगी, कैसे भी ईंटों से उसे पूरे से कवर कर दिया। उसके ऊपर अलग अलग तरह के शेप्स बना देंगे, या तो इसे ऐसे ओवल बना देंगे, ठीक है, और ऐसे घेर देंगे। ठीक है, और यहाँ डिज़ाइन वगैरह बन जाएंगे, इंस्क्रिप्शंस बन जाएंगे, गढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बन गया स्तूपा। ऐसे गोल भी होते थे, लंबे, यानी कि बहुत सारे तरह के आपको वो मिले। लेकिन इस स्तूपा का मेन काम क्या है, एक डब्बा होता था, डब्बे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, जो भी उनकी यादगार चीज़ें, जैसे बुद्ध ने अगर शिक्षा दी थी तो बुद्ध का सामान वहाँ रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी से उसे कवर कर दिया। ठीक है, तो ये स्तूपा का मेनली डिज़ाइन होता था। ठीक है, तो अब क्या बात आती है कि उस डब्बे को क्या कहते हैं, उस बॉक्स को जिसमें वो सारा सामान रखा था, रेलिक कास्केट। क्या कहते हैं, रेलिक कास्केट। ठीक है, जिसमें सारा सामान रखा जाता है, उसके ऊपर मड ब्रिक से, यानी कि मिट्टी की ईंटों से या फिर पकी हुई ईंटों से टॉप बनाया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर पत्थर की स्लैब्स वगैरह बिछा दी जाती हैं और अलग अलग डिज़ाइन उस पर बना दिए जाते हैं। फिर आपने एक नाम सुना होगा, मतलब एक नाम होता है प्रदक्षिणा पथा। और ये प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है जो स्तूप के चारों तरफ होता है, यानी कि स्तूप के चारों तरफ रेलिंग्स लगी हुई होती हैं। अगर मान लो स्तूप ऐसे बन गया है, यहाँ पे मान लो ये स्तूप है, ये बन चुका है, इसके चारों तरफ क्या होंगे, रेलिंग्स बनी हुई होंगी। और जो बाकी जो लोग इन्हें देखने आए हैं वो क्या करेंगे, यही जो रास्ता है ना प्रदक्षिणा पथा, ठीक है, इसी रास्ते पे चलेंगे सिर्फ, और चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ऐसे एक तरह से परिक्रमा कहते हैं ना, तो एक तरह से परिक्रमा करेंगे। और उस चक्कर लगाने को भक्ति का, यानी कि एक तरह से इज्जत देने का और पूजा करने का तरीका माना जाता है। वो तो आपको पता है परिक्रमा कितनी इंपॉर्टेंट है, और एक क्लॉकवाइज होता था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डिवोटीज उस स्तूप के चारों तरफ घूमते थे, किसमें, इसी प्रदक्षिणा पथ में, यानी कि उस रास्ते में जो स्तूप के चारों तरफ बनाया गया था। ठीक है, उसकी एंट्रेंस कैसे होती है, एक गेटवे से होती है, यानी कि एक द्वार होता है, उसके बाद एंट्री होती है और फिर अंदर जाते हैं। फिर उन्होंने दे रखा है कि आप अमरावती देखो, आपका जो पेज नंबर 105 पे दे रखा है मैप 7, और उसमें अमरावती में क्या होता था, बहुत ही बड़े और अच्छे आपको स्तूपा मिलेंगे, बहुत सारे, जिसपे स्टोन पे कार्विंग की गई, यानी पत्थर पे डिजाइन बने हुए हैं। लगभग 2000 साल पहले के स्तूपा हैं वो। देखें ज़रा ये कहाँ है, अमरावती 105 पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो अमरावती, ये ब्लैक से जो दे रखा है यहाँ पे, ये रहा। तो ये जो अमरावती वाला एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अच्छे वाले स्तूप देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे स्तूप आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि आर्टिफिशियली हमने गुफाओं को बनाया है, यानी कि चट्टान है बहुत बड़ी सी, बीच में से खोखला कर दिया उसे, बन गई गुफा, गुफा के अंदर डिज़ाइन बना दिए। तो कुछ आर्टिफिशियल तरीके से भी हमने क्या बनाए हैं, अपने केव्स वगैरह बनाए हैं, और स्तूपा या मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई हैं। मोनेस्ट्रीज क्या है, वो जो बुद्धों के रहने की जगह होती थी, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग क्या करते थे, रहते थे और प्रचार प्रसार करते थे। और ये डेकोरेट किससे होती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियों से, इनके स्कल्पचर से, और फिर पेंटेड वॉल से। पेंटेड वॉल यानी कि वॉल को पेंट कर दिया जाता था। ठीक है, इसी टाइम पे हमें क्या मिले, कुछ हिंदू के मंदिर भी मिले। अब हमारे यहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लोग धर्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इस टाइम पर जो देवी देवता थे, भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सब की पूजा बहुत ज़्यादा होने लगी थी, और इनके लिए लोगों ने श्राइन्स बनाने शुरू कर दिए थे, यानी कि एक तरह से कुछ केंद्र बनाने शुरू कर दिए थे, जहाँ पर लोग जाके क्या करें, पूजा पाठ कर सकें। ठीक है, इस मंदिरों में मेनली क्या होता था, एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह क्या जगह है, जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है ना, लाइक अगर आप किसी भी मंदिर में एंटर करोगे, ठीक है, तो पहले एक छोटा सा रास्ता होगा, मतलब मान लो ये छोटा सा रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ घंटे वगैरह टंगे होते हैं, फिर आप आगे जाओगे, आगे अंदर एक मूर्ति स्थापित होती है। तो जहाँ वो मूर्ति स्थापित होती है मंदिर के अंदर, उस जगह को क्या कहा गया है, गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, उस गर्भगृह में क्या होता है, मूर्ति स्थापित होती है, सारे पूजा पाठ मतलब वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो मेन रूम जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गर्भगृह, जो कि आपको, जिसपे क्या मिलेगा, आपको मुख्य देवी देवता की फोटो मिलेगी या मूर्ति मिलेगी। वहाँ पे प्रिस्ट क्या करते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो अपने वही रोज की पूजा और भक्ति और ये सब करते हैं देवी देवताओं की।
ठीक है। अब आपके पास ये फोटो है, आपने वही सांची का स्तूप सुना होगा, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बहुत मध्य प्रदेश का है, भारत के बिल्कुल बीच में नहीं बट हाँ बीच में, ठीक है। तो सांची के अंदर ये ग्रेट स्तूपा है। किस लिए स्तूपा? लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, यानी कि बहुत सेंचुरीज में बनाया गया है ये स्तूपा, एक बार में नहीं बन गया है। लाइक कहा जाए तो जैसे चैप्टर 7 में आपने जिस अशोक के बारे में पढ़ा था ना, महाराजा अशोका, तो महाराजा अशोका ने पहले बनवाया ये, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे राजाओं ने बाद में इसमें कुछ गेट जुड़वा दिए, किसी ने रेलिंग जुड़वा दी, ठीक है। मतलब देखो जो सिंपल वाला पीछे वाला स्तूपा है, पीछे वाला स्तूपा मतलब ये वाला जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ना पीछे, ये जो मोटा मोटा है, जो आप मैंने आपको बताया था एक बॉक्स होता है उसके ऊपर केव जैसी बना देते हैं, तो ये पीछे वाला तो किसने बनवाया था? अशोका ने, जो आपने चैप्टर 7 में पढ़ा। उसके बाद बाकी जो धीरे धीरे राजा हुए, किसी ने इसका गेट वे बना दिया, इनकी जो सुंदर सा गेट है वो बनवा दिया, किसी ने ये वाली रेलिंग बनवा दी, तो इससे ये पूरा स्तूपा तैयार हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसमें ये क्या है? एक सिक्का, एक स्कल्पचर, एक मूर्ति की तरह मतलब खुदा हुआ है अमरावती में, एक कॉइन का डिस्क्रिप्शन है शायद से। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? जानवर दिखने के कितने इंपॉर्टेंट थे, शायद किसी को पनिशमेंट दी जा रही है जानवरों के, हाथी के पैर के नीचे रख के, ठीक है। तो ये आपको देखना था कि वो क्या बता रहे हैं। फिर एक जगह है बिठरगांव। बिठरगांव कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बिठरगांव में एक तरह का टावर मिला है, जिस टावर को क्या कहते हैं? शिकारा। अ टावर नोन एज शिकारा, जो कि बना गया है गर्भगृह के ऊपर। गर्भगृह के ऊपर कैसे? मान लो यहाँ गर्भगृह है जहाँ पे मूर्ति रखी गई है, इसके ऊपर कुछ ऐसे चोटी सी नहीं बन जाती है, अब मंदिरों में आपको चोटी सी देखने को मिलेंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और ऊपर झंडा टंगा हुआ होता है। तो ये जो छोटी वाला जो सिस्टम है, शिकारा कहते हैं इसे, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टॉप पे होता है, गर्भगृह के टॉप पे, जो हमें बिठुरगांव के एक टावर में स्टार्टिंग में मिला है। उसके बाद क्या है? जो शिकारा जैसी चीज़ें हैं उन्हें बनाने के लिए बहुत ही प्लानिंग चाहिए होती है स्टार्टिंग से। और मंदिर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मंडप होता है। मंडप में क्या होता है? सारे लोग जहाँ पे मिलके बैठ सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। जैसे मान लो गर्भगृह में तो मेन मूर्ति है, लेकिन उससे पहले भी लोग अगर भीड़ ज़्यादा है तो क्या होती है? लाइन लगती है ना मंदिरों में, तो वो लाइन की जो जगह होती है वो मंडप होता है, और अंदर जब जाते हो जहाँ पे मूर्ति आपको एक्चुअली दिखती है वो गर्भगृह होता है। समझ में आ गया? अब आपको फिर से वो मैप 7 पे जाने को बोल रहा है और कह रहा है कि महाबलीपुरम देख के आओ कहाँ है, और अहोल देख के आओ। क्यों देख के आना है? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पूरे पत्थर से बने हुए मंदिर वहीं देखने को मिले थे। लाइक देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे है महाबलीपुरम और यहाँ पे है अहोल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है कि स्टोन से ही बने हुए आपको मंदिर वगैरह देखने को मिले, सीधा पत्थर से, ठीक है। कई बार इन्हें कैसे होता था कि एक ही पत्थर से सबको डिज़ाइन को काट काट के बनाया जाता था, कुछ में अलग अलग पत्थर यूज़ होते थे, लेकिन ज़्यादातर जो मतलब पॉपुलर था वो एक ही चट्टान को काट के पूरा मंदिर बनाना होता था, जो कि बहुत ही मुश्किल भी था और ज़्यादा मेहनत भी लगती थी उसमें, ठीक है। तो बिठौरगांव का एक उत्तर प्रदेश का टेम्पल है जो आपको इस साइड दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो ये 1500 साल पहले बनाया गया है, पकी हुई ईंटों से बनाया गया है और पत्थरों से। इसके अलावा इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये वही है महाबलीपुरम में बना हुआ मोनोलिथिक टेम्पल। मोनोलिथिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरा एक ही पत्थर से बनाया गया है, इसलिए इसे मोनोलिथ कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पीस से बनाया गया है, ठीक है। और जब नॉर्मल ईंटों से घर बनाते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर पत्थर का, एक ही पत्थर का बनाना हो तो हम ऊपर से नीचे की तरफ कार्व करते हैं। माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा का मंदिर है अहोल में, जो कि 1400 साल पहले बनाया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ वाज स्तूपा एंड टेम्पल्स बिल्ट, यानी कि कैसे स्तूपा और मंदिर बनाए जाते थे या कैसे बनते थे। तो जब भी आपको मंदिर और स्तूप बनाने होंगे तो क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी होंगी। जैसे आप सबसे पहले कुछ पत्थर ढूंढोगे, पहले तो जगह ही ढूंढ लोगे, ठीक है। तो पहले तो राजा और जो रानी होते थे वही ज़्यादातर पैसे देते थे इस चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता था। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी का पत्थर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको या तो पूरा मंदिर ही पत्थरों से बनाना है, या फिर आपको कोई एरिया पत्थर से बनाना है, या फिर आपको ईंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो आप पहले गुड क्वालिटी का क्या देखोगे? पत्थर देखोगे। उसके बाद उसे लाओगे, ट्रांसपोर्ट होगा उसका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वो आप अलग जहाँ पे आपको नई बिल्डिंग बनानी है वहाँ वो जगह चूज़ करोगे, फिर वहाँ पे उसे जाके क्या करोगे? जो स्टोन है उसे शेप दी जाएगी, उसे कार्व किया जाएगा, बनाया जाएगा पिलर के शेप में, या फिर जो आपको दीवारों के पैनल बनाने हैं उसके शेप में, या अगर आपको ज़मीन बनानी है उस पत्थर की तो फ्लोर के शेप में, या फिर आपको छत बनानी है उस पत्थर से तो सीलिंग की शेप में। तो जैसे भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप क्या करोगे? उसकी सही पोजीशन में उसे काट के बनाओगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे फोटो दे रखा है, ये दे रखा है जैन धर्म में बनी हुई एक मोनेस्ट्री का, यानी कि जैन धर्म की कैसी मोनेस्ट्रीज होती थी, ठीक। यहाँ पे क्या है? 2 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि 2 फ्लोर हैं इसके, ठीक है। रॉक सरफेस से ऊपर कवर
टावर है ये, ठीक है। एंट्रेंस देखो कैसा है इसका, और यहाँ पे जैन लोग रहते थे और अपना मेडिटेट करते थे, जो आपने स्टार्टिंग वाले वो न्यू क्वेश्चंस वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, ठीक है। अब इसके अलावा आगे देखते हैं एक स्कल्पचर है जो कि नेशनल म्यूजियम में हमें मिला है, और यहाँ पे क्या दे रखा है इस स्कल्पचर में कि यहाँ गुफाएं हैं, यहाँ गुफाएं हैं, और जो आदमी है अपने हाथ में औजार लेके क्या कर रहे हैं, इन्हें तोड़ दें। यानी कि हमें ऐसे बता रहे हैं, जो हमने ये बताया था, ये पढ़ाया ना अभी, कि जो गुफाएं होती थी उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें तोड़ा जाता था। वो जो पत्थर होती थी, जो रॉक होते थे, बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, उन्हें तोड़ा जाता था और उनसे गुफाएं बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कैसे होती थी, ये इसमें दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो राजा और रानी होते थे वो ज़्यादातर अपना पैसा इसमें लगा देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब लोग आएंगे, काम करेंगे या फिर क्राफ्ट पर्सन का काम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे, ठीक है। तो ये सारा काम होता था और इसकी वजह से बहुत ही शानदार चीज़ें बनी हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम टेम्पल्स और स्तूपा की बात करें तो जो भक्त होते थे वो डेकोरेशन के लिए भी मदद करते थे, यानी कि राजा और रानी तो करते ही थे, इसके अलावा जो भक्त आते थे वो भी मदद कर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, एक आइवरी के वर्कर्स थे। आइवरी क्या होता है, जो हाथी के दांत का बिजनेस करते हैं, उन वर्कर्स ने पे किया किसके लिए, सांची का जो गेटवे बनाया ना बहुत सुंदर सा, ठीक है, उस गेटवे के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। तो ऐसे भी लोग कर जाते थे। इसके अलावा और कौन कौन लोग हेल्प करते थे, जो व्यापारी होते थे, किसान होते हैं, या फिर जो माला बनाने वाले होते हैं, परफ्यूम बनाने वाले होते हैं, कुछ लोहार सुनार ये सब, ठीक है। जो मैन वुमेन जो हजारों लोग यहाँ आते थे, ठीक है, वो किसी ना किसी के नाम पे क्या कर देते थे, चंदा एक तरह से दे देते थे, और उससे क्या बनता था, चीज़ें बनती थी। और ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली है, क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड है, गुदी हुई है किस पे, पिलर्स पे, रेलिंग पे, वॉल पे, कि इसके लिए इसने पैसा दिया, इसके लिए इसने पैसा दिया। आप भी देखोगे बहुत सारी बिल्डिंग में, अगर आप अपने स्कूल को नोटिस करोगे तो स्कूल में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कोई दीवारें से मिल जाएगी जिस पे लिखा होगा कि ये इन्होंने हेल्प करी बनाने में या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जो हेल्प करता है वो लिखी हुई होती हैं वो चीज़ें, तो हमें भी ऐसे ही पता चला है, ठीक। इसके अलावा क्या है, पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप पेंटिंग्स के लिए अगेन आपको अजंता की गुफा देखनी है, उसी चैप्टर पे जाते हैं हम, फिर से मैप देखते हैं अपना। हाँ, तो आपको अजंता कहाँ देखने को मिलेगा, अजंता और अलोरा की गुफाएं एक साथ मिलती है, ये रहा अजंता, ठीक है। तो आपका ये अजंता क्या मध्य प्रदेश से थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र को टच करता है, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। तो अजंता के बारे में हमने क्यों देखा है, अजंताओं की गुफाओं में हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं, बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो ये चीज़ें होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह जो डेकोरेट होती हैं, वो हमें मोनेस्ट्रीज में मिली है, बुद्धिस्ट मॉन्क की, यानी कि जहाँ पे बुद्ध को मानने वाले लोग रहते थे, उनका प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग रहते थे वो जहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, वो मोनेस्ट्रीज में रहते थे, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज़ में, ठीक है। तो वहाँ रहते थे, वहाँ से इन्हें क्या मिलती है, हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे जो पेंटिंग दे रखी है बहुत ही डार्क होता है इनसाइड, ऑब्वियसली गुफाओं के अंदर डार्क होता ही है। तो काम किस में होता था, टॉर्च की लाइट में। अब टॉर्च अगर इन्वेंट हो गई तो टॉर्च, या फिर कह लो कि मशालें जला ली, ये सब जला लिया उनके उसमें। और ये 1500 साल पहले का पेंट है, और आप अब तक देखो आपको इतना अच्छा क्लियर समझ में आ रहा है, और आपको अच्छा सा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर देखो 1500 साल पहले का कलर है, अब तक खराब नहीं हुआ। ये किससे बने हुए थे, मिनरल और प्लांट से बने हुए थे। उस टाइम तो कलर्स भी नहीं होते थे इतने, तो पौधों से और मिनरल से बने हुए प्लांट होते थे। और शानदार आर्टिस्ट देखो कितनी प्यारा, यहाँ पे देखो ये तो एक वुमेन की है, लेकिन यहाँ का डिज़ाइन देखो पूरा कितना सुंदर है, ठीक। तो इतना बारीक काम भी ये लोग कर लेते थे इससे। अब द वर्ल्ड ऑफ बुक्स ना हर जगह हर चीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो धीरे धीरे बुक्स लिखी जाने लगी, जो सबसे ज़्यादा नॉन बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। एपिक क्या होता है, एपिक वो चीज़ होती है, एपिक्स वो बुक होती हैं जो बड़ी बड़ी लिखी हुई होती हैं, जिसमें कुछ जो आदमी या औरत होते हैं उन्हें बहुत ही हीरोइक दिखाया जाता है, यानी कि बहुत शानदार सुपरमैन टाइप दिखाया जाता है। जैसे मान लो एक तरह का एपिक, बहुत सारे आपके महाभारत रामायण में एपिक का पार्ट मान जाते हैं, जिसमें कि कुछ भगवानों को बहुत ज़्यादा हीरोइक बना दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट में देखो, अगर आप शक्तिमान पे कोई बुक लिख दे तो वो एपिक होगा, क्योंकि शक्तिमान को एक हीरोइक वे में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग कंपोजिशन होती है, बहुत सारी स्टोरीज होती है। लेकिन हाँ, एपिक्स में क्या होता था, ज़्यादातर गॉड्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता था, भगवान को इन्वॉल्व कर दिया जाता था, ठीक है। ऐसे एक तमिल एपिक है, यानी कि तमिल की एक फेमस स्टोरी है जिसका नाम क्या है, सिलापड़ीकरम, ठीक है, सिलापड़ीकरम, जो कि कंपोज किया एक कवि ने जिसका नाम है इलांगो। ये लगभग 1800 साल पहले करी थी। उसमें क्या है, एक स्टोरी है किसकी, व्यापारी की, जो कि कहाँ रहता है, पुहार में रहता है। और उस व्यापारी का क्या नाम है, कोवलन उसका नाम है। वो शादीशुदा है, वैसे तो उसकी शादी किससे हो जाती है, कनग्गी से हो जाती है, यानी कि उसकी वाइफ का नाम कनग्गी है। लेकिन उसे प्यार हो जाता है फिर भी किससे, एक दरबारनी से, यानी कि कोर्टिसन, यानी कि दरबारी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। माधवी खुद भी दरबारी होगी, कोर्टिसन ही लिखा है कि क्योंकि सिर्फ, ठीक है। तो उसे माधवी से प्यार हो जाता है, जबकि उसकी वाइफ होती है उस टाइम कनग्गी, ठीक है। लेकिन अब कोवलन को तो प्यार हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि जो कनग्गी होती है, कनग्गी और वो पुहार छोड़ के, यानी कि वो शहर छोड़ के चले जाते हैं मदुरई,
ठीक है, यानी कि तमिल की स्टोरी है तो नीचे वाली स्टोरी है, ठीक है, भारत के नीचे वाले एरियाज में ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। अब वो चली जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा देता है कि उसने कोर्ट में, मतलब झूठा इल्ज़ाम क्या लग जाता है कि उसने ज्वेलरी चुराई है, ठीक है। तो जो पांड्य राजा थे उस टाइम, पांड्यों का शासन था, जो आपने लास्ट चैप्टर में पांड्य नाम सुना था राजाओं का, जो आप 7th में बहुत डीपली पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो उस स्टोरी में पांड्य राजा का बात आती है कि पांड्य राजा ने क्या किया कि उस कोवलन को डेथ यानी कि मारने की सज़ा सुना दी कि ठीक है इसका वध कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए। जो कनंगी होती है उसकी वाइफ होती है, जो अब भी उससे प्यार करती है और वो बहुत ज़्यादा गिरफ्त सदमे में होती है, उसे लगता है कि मेरे पति के साथ कितना अन्याय हुआ है। वो पूरी सिटी को, पूरी मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसमें किसे हीरो बनाया गया, इसमें हीरो बनाया गया उसकी वाइफ को, कनंगी को, ठीक है, जिसने अपने पति की मौत के बाद पूरी मदुरई शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक डिस्क्रिप्शन है शिलापट्टिकरम से, यानी कि शिलापट्टिकरम में एक चीज़ें लिखी गई हैं जब कनंगी रोती है अपने पति की डेथ पे, तो वो क्या कहती है, ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, ओ मेरे दुख के साक्षी, यानी कि जिन्होंने मेरा दुख देखा है, क्या तुम लोग क्या तुम लोग समझ नहीं सकते क्या सच है क्या गलत है। जो मेरे ये पति को अपने को बोलती है कि कितनी अच्छी उनकी बॉडी है, जो बॉडी मेरे सामने पड़ी है प्योर गोल्ड से भी अच्छी है, और वो कैसे धूल में गंदी हुई पड़ी है, और ये जो शाम की ट्विलाइट यानी कि शाम की जो ये लाल रोशनी है, ये मेरे पति का जो चेस्ट है उस पर आ रही है, लेकिन मेरा पति उठ नहीं रहा है, वो अर्थ पे ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ रो रही हूँ, अलोन हूँ, अकेली हूँ, हेल्पलेस हूँ, मेरी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, ठीक है। और मुझे अपने ग्रीफ को अपने पास ही रखना होगा। क्या कोई भगवान जिंदा है, क्या कोई भगवान है, क्या कोई भगवान बचा है इस कंट्री में, ठीक है, या इस जगह पे कोई भगवान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजा की तलवार चलती है, वो भी इनोसेंट को मारने के लिए, ठीक है। अगर कोई है, कोई भगवान है, नहीं है ऐसे करके, ठीक है, इज देयर नो गॉड, क्या कोई भगवान है ही नहीं है क्या भगवान, ऐसे वो चिल्लाती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा तमिल की एक और एपिक है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी से ही लिंक है, यानी कि जो पहले ऊपर ये जो 3 कैरेक्टर थे ना, माधवी जिससे उसे प्यार हो जाता है कोवलन को, कनंगी उसकी वाइफ, तो बाद में वो माधवी और कोवलन यानी कि जिससे प्यार हुआ था कोवलन को, वो और माधवी, उन दोनों की एक बेटी होती है, ठीक है। उसकी स्टोरी दे रखी है किसमें, मनी मेखलाई में। यानी कि एक और जो तमिल एपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि किसने लिखी है, सत्यनारायण ने लिखी है लगभग 1400 साल पहले, ठीक है। ये कब लिखी थी, ये उससे भी पहले लिखी गई है, ठीक है। जो ऊपर वाली शिलापट्टिकरम है, ये बहुत पहले लिखी गई है। उसके बाद 1400 साल पहले क्या लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, मनी मेखलाई किसने लिखी है, सत्यनारायण ने लिखी है। स्टोरी किसकी है, वही जो कोवलन जो मर जाता है वो, और माधवी जो जिससे वो प्यार करता था उसकी बेटी की स्टोरी है इसमें, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो इसके बारे में पहले इतना नहीं जानते थे जब तक उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं मिली थी कई सालों पहले। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या था, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, जो पाम की पत्तियों पे लिखी हुई स्टोरीज होती थी या चीज़ें होती थी, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। फिर आपने कालिदास का नाम तो सुना ही होगा, चैप्टर 10 में भी दे रखा है कालिदास आपको, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखते थे। उनकी जो सबसे बेस्ट पोएम थी जो मानी जाती है वो मेघदूत है। और मेघदूत में क्या लिखा गया है कि किस तरह से जब 2 लवर्स होते हैं, 2 युवान जोड़ा होता है, वो क्या करता है, वो बिछड़ने वाला होता है, इनकी एक जगह से वो अलग अलग होने वाले होते हैं। तो वो पोएम के थ्रू दिखाते हैं कि ये जो ठंडी हवाएं हैं जो तुम्हें टच कर रही हैं, और पूरे अर्थ में जिसकी महक फैल चुकी है, और जब ये शावर जो बारिश की बूंदें आ रही हैं जो तुम पे पड़ रही हैं, उसके बाद उन्हें जब एलिफेंट इनहेल कर रहे हैं, इनकी सांस ले रहे हैं अंदर तक, तो जो आपका फिक्स है वो भी पका जा रहा है, अंजीर भी पकने को तैयार हो चुकी है, और जैसे ही तुम जाओगी ये सब ब्लो करने लगेगा, इनकी सब बहने लगेगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से नेचर से और अपने जो अपना जो लवर है, जो काउंटर पार्ट वाला लवर है, उसे इन सिंबल से इमेजिन किया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है कि आपको लगता है कि कालिदास नेचर का लवर था, क्योंकि इसने सारी उपमाएं किसकी दी, नेचर की, ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश का वो अर्थ टच कर दिया है, सांस ले रहा है हाथी। तो हाँ भाई, कालिदास नेचर को बहुत पसंद करता था। अब क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब पुरानी स्टोरीज को रिकॉर्ड करना और उन्हें प्रिजर्व करके अपने पास रखना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता था। अब देखो, बहुत सारी हमें हिंदू की रिलीजियस स्टोरीज ऐसी मिलती हैं जो कि एक सर्कुलर होती रहती हैं, इधर से उधर जाती रहती हैं। इनमें स्टोरीज हैं पुराण की, आपने पुराण नाम सुना होगा, हम कहते हैं ना वेद पुराण उपनिषद ये सब। तो वेद तो आपने पढ़ लिया चैप्टर 3 में शायद, है ना, जिसमें आपने वेदा ऋग्वेदा पढ़ा था, ठीक है। अभी पुराण क्या होता है, पुराण का लिटरल मीनिंग होता है, इनकी पुराण शब्द का अर्थ होता है ओल्ड, यानी कि पुराना, ठीक है। पुराण में किसकी स्टोरीज होती है, देव देवताओं की होती है, जैसे विष्णु की, शिव की, दुर्गा की, पार्वती की, जैसे आप विष्णु पुराण पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें। इनमें इन सब की स्टोरीज होती है कि उन्हें कैसा पूजा जाना चाहिए,
क्या क्या उन्होंने किया था, क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें। पुराण सिंपल संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है, और वो सब सुन सकते थे। वेदास को हमने देखा है ना कि शूद्र और जो वुमेन होती थी वो नहीं पढ़ सकती थी वेदों को, लेकिन पुराण को सभी पढ़ सकते थे, सब सुन सकते थे, ठीक है। और ज़्यादातर वो मंदिरों में गाई भी जाती थी, बजाई जाती थी और लोग उन्हें सुनने आते थे। दो संस्कृत की एपिक आपने नाम प्रॉपर सुना होगा, नो डाउट एट ऑल, महाभारत और रामायण, ठीक है, ठीक है। तो ये जो महाभारत और रामायण है ये भी एक तरह की संस्कृत एपिक है। इनकी स्टोरी हुई तो बहुत साल पहले होगी, ठीक है, अब हुई है ना हुई है, कुछ लोग तो उस पर भी डिबेट करते हैं कि ये सच भी है या नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये हुई तो बहुत साल पहले होंगी, लेकिन लिखी कब गई है, सिर्फ अभी कुछ 1500 साल पहले, जिस वर्जन में हमें आज प्राप्त है। क्या पता वास्तव में कुछ चीज़ें हुई हो, कुछ चीज़ें ना हुई हो, लेकिन जिस वर्जन में हमें आज प्राप्त है वो लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। जैसे अगर हम रामायण की बात करें तो कुछ रामायण के वर्जन में ये है कि लक्ष्मण रेखा वाला जो कंसेप्ट आता है वो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ में लक्ष्मण रेखा का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या है, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया पे, और अब हमें नहीं पता है वाकई में कि कितना सच है और कितना सच नहीं है। लेकिन ये स्टोरीज बहुत पुरानी है। महाभारत का देखोगे तो कौरव और पांडवों का युद्ध होता है, किसके लिए, हस्तिनापुर जो उनकी राजधानी थी उसके शासन को प्राप्त करने के लिए। कौरव और पांडव कजन होते हैं आपस में, ठीक है, ये आपको पता है। इसके अलावा पुराणाज में जो महाभारत है, और आपने जो चैप्टर 9 में भगवत गीता पढ़ा था ना कि भगवत गीता इनके भागवत इनके भगवान, भाग करना, भक्ति, ये सब, तो ये सारी चीज़ें आपने जो चैप्टर 9 में देखे वो भी महाभारत का ही एक हिस्सा है। और अगर आप रामायण की बात करें तो कौशल नरेश है, यानी कि कौशल जगह का नाम है, राजधानी उनकी अयोध्या है, ठीक है। वहाँ पे राजा राम का शासन होता है, लेकिन उन्हें वनवास दे दिया जाता है। वनवास के बाद जो सीता होती है उसे कोई चुरा लेता है। कौन चुराता है? रावण चुरा लेता है, उसका अपहरण कर देता है। उसके बाद राजा राम रावण से युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं। बाद में फिर वापस अपने यहाँ आ जाते हैं। और ये स्टोरी वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है। पुराने लोग होते हैं, कुछ अपनी कहानियां सुनाते हैं, जो हम कहते हैं ना दादी नानियों से कहानी सुनना, ये सब का जातक ही होते हैं। सॉन्ग गाना, डांस करना, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें पहले होती थी उन सबको सुनना, वो जो लिखी हुई ना हो, जैसे जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ उसमें हमें मिलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि हाँ, एक स्टोरी देखो, एक ऐसी स्टोरी जातकों की एक स्टोरी किसमें है, जो अजंता में एक स्तूप है ना उसकी रेलिंग पे भी छपी हुई है। चलो वो तो लिखी गई है तो इसलिए फेमस होगी। अब ये स्टोरी एक मंकी किंग की, ठीक। देखो यहाँ पे क्या स्टोरी है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या है कि हिमालय का एक रीजन था, हिमालय का एक इलाका था जिसमें एक बहुत ही अलग ही तरह का, यानी कि बहुत ही स्पेशल तरीका क्या होता था, मैंगो मिलता था। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे एक बंदर का राजा था, पूरा बंदर, ठीक है, जिसके फॉलोवर थे लगभग 80,000 जितने फॉलोवर्स थे उस राजा के, यानी कि उस बंदर राजा के। वो हिमालय की चोटी पे रहता था। एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसे स्पेशल तरह का मैंगो नदी के सारे वो टूटा और नदी के सारे बह गया। नीचे एक राजा थे और राजा के हाथ में वो गया मैंगो। राजा ने उसे टेस्ट करा, राजा को लगा ओहो इतना टेस्टी, चलो इसे ढूंढते हैं। तो वो अपने दरबारियों को और सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और इसे क्या करो, इस जंगल को ढूंढो जहाँ पे वो मैंगो मिलता है, ठीक है। तो जब बंदर को पता चलता है कि अच्छा ये राजा आया है और ये सब लेने आया है, तो वो बंदर राजा अपने लोगों को बचाने के लिए क्या करता है, जितनी भी पेड़ की शाखाएं होती हैं उन सारी शाखाओं को काटता है, एक पुल बनाता है नदी के ऊपर, और अपने लोगों को क्या करता है, उस नदी के पुल के सारे दूसरी ओर ले जाता है, जिससे वो राजा, जो इंसान राजा है, वो बंदर राजा या उसके लोगों को परेशान ना करे। लेकिन क्या होता है, वो बंदर राजा पीछे से क्या करे रखता है, पुल को पकड़े रखता है, जिससे उसकी सारी जनता निकल के जा सके। और जब तक वो सारी जनता निकल के जाती है, इतने में बंदर राजा की जो कैपेबिलिटी होती है, यानी एक तरह से वो थक जाएगा पुल पकड़े पकड़े इतना, ठीक है। तो वो थक गया था और वो वहीं मर गया। लेकिन जब जो लड़का वाला राजा, यानी कि जो इंसानों वाला राजा है, जब उसने देखा, उसे पता लगा कि अच्छा ये सब हुआ था, तो उसने क्या किया, उस बॉडी को, बंदर की जो बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। और जैसे एक राजा को सम्मान देते हैं, किसी राजा के शरीर को आप सम्मान दोगे, ऐसे ही उसने शरीर को सम्मान दिया। और ये भी स्टोरीज है, सिर्फ हम कुछ कह नहीं सकते कितना सच है कितना गलत, और बड़े लोग हमें सुनाते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि राइटिंग बुक्स एंड ऑन साइंस, यानी कि साइंस पे बुक्स लिखी जाने लगी। जो आर्यभट्टा थे बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, यानी कि गणितज्ञ थे, जिन्होंने मैथ्स की खोज करी, मतलब मैथ्स में कुछ चीज़ों की खोज करी। और एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स को, जो स्पेस में चीज़ों को ढूंढते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में, आर्यभट्टयम। और आर्यभट्टयम में क्या है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि रात और दिन कैसे होते हैं, कि किस तरह से पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, जो आपने अपनी ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा होगा, कि कैसे जो पृथ्वी होती है अपने एक्सिस पे घूमती है और दिन और रात करती है, ठीक है। उसके अलावा कैसे सन हर रोज, मतलब उससे पहले क्या सोचा जाता था लोग, कि सूरज रोज छिपता है और उगता है, लेकिन वास्तव में सूरज रोज छिपता उगता नहीं है, बल्कि जो पृथ्वी है वो घूमती है, जिस वजह से हमें लगता है कि वो छिप रहा है या उग रहा है। इसके अलावा उन्होंने जितने भी ग्रहण होते हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे धरती बीच में आ जाती है, कभी सूरज और चांद के, कभी चांद बीच में आ जाता है सूरज और धरती के, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने दी थी। वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के एग्जाम्पल की साइंटिफिक थ्योरी उन्होंने दी थी। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था, सर्कल की
सर्कमफ्रेंस नापना। अभी तो आप छोटे हो, आपको पता नहीं होगा सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की। जो आपने पेरीमीटर सुना है कि आप साइड में क्या करते हो, साइड की मेजरमेंट करते हो, ठीक है। तो ये जो सर्कमफ्रेंस की जब हम साइड निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला दिया था आर्यभट्ट ने दिया था, और जो आज का हम फॉर्मूला यूज करते हैं उससे बहुत ही कॉमन था, यानी कि उन्होंने पहले ही ये सब आइडेंटिफाई कर लिया था। इनके अलावा जो इंटेलिजेंट लोग थे, यानी कि जो एक तरह से साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वो कौन थे? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये कुछ ऐसे लोग थे जो और मतलब इन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माने गए हैं, ठीक है। अभी हम कीवर्ड्स देखेंगे। अभी हम पहले ये बॉक्सेस देख लेते हैं। जीरो का आविष्कार किसने किया? हमारे वही मैथमेटिशियन ने, भारत ने किया था सबसे पहले जीरो का आविष्कार, ठीक है। अरब में इसे अडॉप्ट करा गया, यानी कि अरबी लोगों ने हमसे लिया और हम फिर अरबी लोगों से यूरोप में पहुंचा, यानी कि इन शॉर्ट पूरी दुनिया में जीरो का आविष्कार सिर्फ इंडिया ने किया, ठीक है। अगर हम रोमन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, अगर आप अपने मैथ्स में देखते हो ना, आप रोमन नंबर लिखते हो, रोमन नंबर में कुछ जीरो का सिंबल तो है थोड़ी, आप 1 से सीखते हो 10 तक, ठीक है, फिर आप आगे जाते हो, ठीक है, तो उसमें जीरो का सिंबल नहीं है। तो वो कैसे पढ़ते होंगे आपको ये ढूंढना है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, आपने सुना होगा कोरोना वायरस जैसे फैल रहा है तो कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में ही इलाज है, आपको मतलब जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट करवाएगा। तो आयुर्वेदा होता क्या है? एक हेल्थ साइंस पे रिसर्च है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान के बारे में बताता है और बहुत ही पुराना है। किन लोगों ने इसे मिलकर लिखा था? एंशिएंट इंडिया में आयुर्वेद लिखा था चक्र ने, जो कि चक्र संहिता। चक्र एक वो थे, एक तरह से मान लो आज के साइंटिस्ट डॉक्टर समझ लो, वो चक्र थे। तो उन्होंने क्या बुक लिखी? चक्र संहिता। एक सुश्रुत नाम के थे जिन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता, ठीक है। और उनसे मिक्स होके बना है हमारा आज का आयुर्वेद, यानी कि जिसमें प्रकृति से हम मेडिसिन लेते हैं, हम कुछ फैक्ट्रीज में नहीं बनाते हैं, हम सारी मेडिसिन कहाँ से लेते हैं? प्रकृति से। इसके अलावा एल्सवेयर की कहीं की बात हो रही है, क्या बताया जा रहा है कि पेपर कब बना था? पेपर आज से लगभग 1900 साल पहले चाइना में बना था। चाइना में किसने बनाया था? काई लुन ने बनाया था। उसके बाद किस प्रोसीजर से बनाया जाता है? प्लांट से फाइबर तोड़ा जाता है, उसे मतलब फाइबर को कपड़े की तरह बनाया जाता है, फिर उससे रस्सियाँ काटी जाती हैं। उसके बाद जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल ली जाती है, उसे पानी में भिगोया जाता है, उसके बाद उसे दबाया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद जो उसका पल्प बनता है उससे पेपर को क्रिएट किया जाता है। और आज भी कुछ जगह पे ऐसे ही पेपर बनाया जाता है, और अगर कोई हैंडमेड पेपर बनाएगा आज तो ऐसे ही बनाएगा। मशीनें आ गई तो प्रोसीजर थोड़ा अलग हुआ है, लेकिन हैंड से बनाने वाला प्रोसीजर आज भी यही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये धीरे धीरे बाद में अलग अलग जगह पे पहुंचा। जैसे 1400 साल पहले बन गया, तो 1900 साल पहले था। 1900 साल से 1400 साल का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 500 साल बाद ये कोरिया को पता चला, ठीक है। और इसके मतलब 4 साल बाद, मतलब 500 साल बाद तो कोरिया को पता चला, और लगभग 400 साल बाद बगदाद को पता चला। बगदाद से ये चीज़ें बाकी यूरोप में गई और फिर कहाँ गई? इंडिया में, इंडिया जैसी जगहों पे आई, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद हम अब अपने कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। कीवर्ड्स का एक स्तूपा, आपको पता ही है, वो स्तूपा जैसे एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर मड से, मिट्टी से कुछ ओवल शेप का बड़ा छोटा मिट्टी रख दी जाती है और वो सिंपल हो जाते हैं, वो स्तूपा बन जाता है। टेम्पल, आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हो गई थी, यानी कि जहाँ पे देवी देवताओं को रखा जाता था, उन्होंने पूजा जाता था। पेंटिंग्स क्या होती थी? डिज़ाइन बनते थे साइड में, क्या उन्हें और सुंदर दिखाने के लिए वो पेंटिंग्स होती थी। एपिक क्या है? वो बड़ी बड़ी स्टोरीज होती थी जिसमें किसी को एक हीरोइक कैरेक्टर दे दिया जाता था, यानी कि उसे बहुत ही महान दिखाया जाता था। स्टोरीज क्या होती हैं? स्टोरी वो कहानियाँ होती हैं जो लोग हमें सुनाते हैं, जैसे जातक भी एक स्टोरी है, और एपिक जो होती है वो भी एक तरह की कहानियाँ होती है। पुराना क्या होता है? जो भगवानों के बारे में पुरानी कहानियाँ होती है ना, पुराण कहते हैं। साइंस और मैथमेटिक्स, आपको पता ही है कि हमारे बाद में बुक्स वगैरह बनी, जैसे आर्यभट्टयम या फिर आयुर्वेदा चरक संहिता, ठीक है, या फिर सुश्रुत संहिता। हमने देख लिया पूरा, आपका यही रिवीजन भी हो गया था और समरी भी हो गई थी। अगर आप क्वेश्चन आंसर देखें तो आप कर लोगे, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। एस्ट्रोनॉमर कौन थे बड़े? ठीक है, आर्यभट्ट थे, आपको पता ही है। गॉड गॉडेस की स्टोरी कहाँ मिलती है? पुराण में मिलती है, ये आप कर लोगे फिर इन द ब्लैंक सारे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपको कहा गया कि कहाँ कहाँ मेटल का वर्क आपने पूरी बुक में देखा है, वो आपको बताना है, जस्ट एन एक्टिविटी की तरह है। आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है इसी के साथ। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय।